Hey everyone, my name is Sakshi. Welcome to this channel. Today I am going to discuss about the BNS 2023 and this discussion will be in a depth. I will discuss each section with concept. So let's start this video and let me clear this lecture will be bilingual. So स्टार्ट करते हैं हम. There's corresponding sections of BNS and IPC. You can compare these sections. We are going to start with the section 1. First of all, इसका जो बेसिक है वो हम क्लियर कर लेते हैं. इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले. क्यों ये आया एक्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. ओके, इस एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता. इंग्लिश में है द भारतीय न्याय संहिता 2023. और इसके एक्ट नंबर की हम बात करते हैं तो इसका एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है. फ्रेंड्स, जो हमारी पहले आईपीसी थी उसमें भी उसका एक्ट नंबर 45 था, क्योंकि जब पहले ये बिल के तौर पे पेश किया गया था संसद में तो इसका एक्ट नंबर 45 था. तो इसमें भी ये दोनों सेम ही है. आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसका एक्ट नंबर चेंज नहीं हुआ है. अब हम इसकी इनेक्टमेंट की बात करते हैं. तो इस लॉ को इनेक्टमेंट किया गया था 25 दिसंबर 2023. फ्रेंड्स, जब भी हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके हम पर्पस को जानते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट और दैट लॉ, और जिसके लिए हम प्रियम्बल को रीड करते हैं, देखते हैं प्रियम्बल में. सो इसका प्रियम्बल आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसका प्रियम्बल यहाँ देख सकते हैं. An act to consolidate and amend the provisions relating to offence and for matters connected therewith on incidental thereto. अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम, यानी कि कोई भी अपराध है उससे संबंधित उपबंध यानी उससे संबंधित लॉ, नियम, जिसका हम समेकन मतलब होता है इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना इंग्लिश में बोलते हैं उसको. तो हम जब किसी लॉ को इकट्ठा करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं किसी अपराध से संबंधित, तो और उसको संशोधित करना, तो इसका ये पर्पज़ है कि अपराध से संबंधित उपबंधों का समेकन करना, इकट्ठा करना और संशोधन करना. संशोधन मतलब उसमें बदलाव, चेंजेस, समय के साथ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं. जैसे सोसाइटी की नीड्स चेंज होती रहती है, वैसे वैसे हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है. तो अब क्योंकि सोसाइटी की नीड चेंज हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग भी लॉ में बहुत सारे चेंजेस भी लाए गए हैं बीएनएस में. आप जब देखिएगा, इसको पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा. इसमें कुछ प्रोविज़न्स ऐड किए गए हैं और कुछ चीज़ें जो है उसको रिमूव भी किया गया है. तो वो सब चीज़ें हैं इसमें. भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, यानी कि 74वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित माना जाएगा. बी इट enacted by Parliament in the 74th year of the Republic of India as follows.
इसमें अगर हम इसकी चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें टोटल चैप्टर आपको 20 देखने को मिलते हैं और टोटल हमारे जो सेक्शन है 358 है। अब हम सेक्शन 1 को देख लेते हैं। चैप्टर 1 है हमारा प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका सबसेक्शन 1 दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये इसके नाम के बारे में बताता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ये तो बेसिक सी बात है जो कि स्टार्टिंग में दी होती है, तो ये पहले भी ऐसे ही दिया होता था उसमें। बट आप इस चीज़ को याद रखिएगा यहाँ पर 2023, क्योंकि जो ऑप्शंस आते हैं उसमें पूरा आपको नाम इसमें देखना होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। सेम है इसमें भी, जैसे इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता 2023, बट दा लगा है, ये दा भारतीय न्याय संहिता देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये स्टार्टिंग का। अगर हम मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। एक्ट और कोड में डिफरेंस। जब हम एक्ट की बात करते हैं तो हम किसी लोग को क्रिएट करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया आपका, उसमें वो चीज़ें क्रिएट किए गए हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। बट जब हम कोड की बात करते हैं तो यहाँ पे टू कंसोलिडेट द लॉ, कोड मतलब संहिता, हिंदी में इसको संहिता बोलते हैं। जब हम किसी लॉ को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जब छोटे छोटे लॉ को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो उसको कंसोलिडेट करना कहते हैं। उसी को जब कंसोलिडेट कर दिया जाता है तो वो कोड बन जाता है। इसीलिए पहले IPC बोला जाता, इंडियन पीनल कोड बोला जाता था, बट अब इसको हिंदी में संहिता, इसको भारतीय न्याय संहिता। तो सब सेक्शन 2 पर हम आ रहे थे। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। अपॉइंट द डिफरेंट dates may be appointed for different provisions of this संहिता। Let's read in हिंदी। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। तो यहाँ पे जो है इन्फोर्समेंट की बात की गई है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, कि इसका इन्फोर्समेंट डेट तब से माना जाएगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। जिस भी डेट को वो नियत करती है, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करती है, वो ही डेट मानी जाएगी इनेक्टमेंट के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए सॉरी। इनेक्टमेंट तब होता है हमारा जब प्रेसिडेंट उस पर असेंट देती है तो वो उस डेट को जब प्रेसिडेंट असेंट देती है उसको हम इनेक्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा इन्फोर्समेंट की बात की गई है इसमें, तो ये हमारा इन्फोर्समेंट हुआ था, जैसे कि आप सब जानते हो 1 जुलाई 2024 को हुआ था। इसके हम सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो every person shall be liable to punishment under this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी प्रत्येक व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य, मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है वो इस संहिता के प्रतिकूल कोई कार्य करता है या लोप करता है, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा,
तो वो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा कार्य जो इस संहिता में अपराध है और वो भारत के भीतर दोषी माना जाएगा, अगर वो ऐसा अपराध करता है, वो इस संहिता के भीतर अपराध है, तो वो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो इस संहिता में दंडनीय नहीं बताया गया है, तो वो दंडित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड है लोभ। तो लोभ का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है जब कोई कार्य आपको करने के लिए बोला गया है, जैसे कि कोई कार्य है और आपकी ड्यूटी है वो करना, और आप नहीं करते हो, जिसके कारण से अपराध होता है, तो वो लोभ उसको बोलते हैं हम। एग्ज़ाम्पल इसका आप ले सकते हो, एक सपोज़ दैट आपकी शादी हो चुकी है और आपके फादर इन लॉ हैं, तो आपके फादर इन लॉ हैं और वो बीमार रहते हैं, और तो आप क्या करते हो, दो तीन दिन हो गए हैं, 2-3 दिन लगातार आप उनको टाइम से खाना नहीं देते हो, या कोई मेडिसिन ऐसी है जो कि उनके लिए बहुत हेल्थ के लिए ज़रूरी है और वो देना ज़रूरी है, आपकी ड्यूटी है, बट आप नहीं देते हो और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक ऐसा कार्य है जो आपको करना था, मतलब आपको उनका खाना देना था, आपको उनको दवाई देनी थी, बट आपने नहीं दिया, आपने लोभ किया, आपने उस कार्य को नहीं किया जो करना था, तो ये लोभ की कैटेगरी में आएगा। आप तो यहाँ पर आप लोभ करते हो, ये कहा जाता है उनकी जब मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सब सेक्शन 4। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. Let's read in Hindi. इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधनों को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा या लागू है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं, यहाँ पे इस वाले क्लॉज की हम बात करते हैं, तो यदि कोई भी नागरिक है, भारतीय नागरिक है, वो भारत के बाहर कोई भी अपराध करता है, तो उस पर ये संहिता लागू होगी, बीएनएस। और सेकंड की हम एक बात करते हैं, तो भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान, यानी कि जो भारत में कोई पोत, यानी कि कोई जो पोत होती हैं, जैसे कि नाव हो, हवाई जहाज़ हो गया, सॉरी हवाई जहाज़ नहीं, वो वायुयान में आएगा, कोई नाव होती है जैसे पानी में, तो जब कोई भी भारत में रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्टर्ड है, कोई भी शिप है, पोत है या वायुयान, इसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो कहीं कहीं पर भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसमें, बियॉन्ड इंडिया यानी इंडिया के बाहर का कोई व्यक्ति है, या फिर कोई इंडिया का व्यक्ति है। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, ये शब्दों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, कोई भी हो सकता है, और कहीं पर भी,
कहीं भी, वो भारत के बाहर भी वो शिप हो सकती है, और वो वायुयान या पोत वो भारत के अंदर भी हो सकती है। बस इतना होना चाहिए कि वो भारत में रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, चाहे वो बाहर के बाहर क्यों ना गई हो। और उस अगर पोत पर, उस वायुयान पर, उस शिप और एयरक्राफ्ट पर अगर कोई अपराध होता है तो उस पर BNS लागू होगा, क्योंकि वो हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब हम नेक्स्ट इसकी पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर, जैसे साइबर क्राइम होते हैं, तो अगर कोई भारत से बाहर कोई व्यक्ति है और वो कंप्यूटर के माध्यम से हमारे इंडिया में कंप्यूटर को साधन बना करके, उसको लक्ष्य बना करके कोई कार्य करता है जो अपराध है, तो उस पर भी BNS लागू होगा। अगर कोई बाहर है, भारत के बाहर बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति पर भी ये लागू होगा, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो भारत से बाहर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। In this section, the word offense includes every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this संहिता। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। कहने का मतलब यह है कि अपराध शब्द के अंतर्गत क्या आता है, मतलब क्या मतलब है अपराध का। अपराध के शब्द के अंतर्गत हम किस को इंक्लूड करेंगे। तो जो भारत के बाहर किया गया कार्य है, कोई भी कार्य यदि वो भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। यानी कि कोई भी आप ऐसा कार्य कर रहे हो, ऐसा अपराध कर रहे हो जो भारत में किया गया होता, वो दंडनीय होता। अगर आप भारत के बाहर ऐसा कोई कार्य कर रहे हो वो भारत में दंडनीय होता, तो इस संहिता के अधीन वो दंडनीय, मतलब वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। अब हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। तो यहाँ पे ये के है, ए है। ए कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है। भारत का नागरिक ए है और वो भारत के बाहर जाकर किसी स्थान पर हत्या कर देता है। वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए, मतलब भारत किसी भी स्थान में वो पाया जाता है और हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। अगर वो भारत के बाहर कहीं भी अपराध करता है, अगर वो इंडिया का सिटीज़न ऑफ इंडिया है, भारत का नागरिक है, भारत में पाया जाता है, तो वो भारत में कहीं पर भी जहाँ भी वह पाया जाता है वो हत्या के लिए विचारित, ट्रायल उसका किया जा सकेगा और उसको कन्विक्शन किया जा सकेगा, उसका दोष सिद्धि की जा सकेगी। हम इसका सब सेक्शन 6 देख लेते हैं। नथिंग इन दिस संहिता शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of this government of India or the provisions of any special or local law। इस संहिता में की कोई बात भारत सरकार सेवा
भारत सरकार सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यंजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष स्थान या स्थानीय विधि के उपबंधों पर लागू नहीं होगा, प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसको लागू नहीं, यहाँ पे प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब उसको कंट्रेरी नहीं जाएगी। देख लेते हैं यहाँ। डेफिनेशन, हम डेफिनेशन क्लोज देखते हैं। सेक्शन 2 हमारे डेफिनेशंस की बात करता है। डेफिनेशंस इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। परिभाषा, इस संहिता में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो उनके मतलब ये होंगे जो इसमें दिए गए हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो डेफिनेशन है हमारा वो एक्ट की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। कार्यों की आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का, मतलब जैसे कोई एक कार्य है तो सीरीज ऑफ एक्ट, कार्यों का घोतक सीरीज ऑफ एक्ट, मतलब एक से ज़्यादा एक्ट लगातार किए जाते हैं तो वो इसका कार्य का मतलब वो है, या तो कोई एक सिंगल कार्य किया गया हो या फिर कोई सीरीज ऑफ एक्ट हो, तो कार्य की डेफिनेशन आएगा। एनिमल, सीरीज ऑफ एक्ट होता है यहाँ पे जब आप किसी अपराध को करने के लिए अपराध किसी कार्य से जुड़े हुए कार्य से जुड़े हुए कार्य करते हो, क्योंकि जब भी कोई अपराध किया जाता है एक कार्य से तो वो इम्पॉसिबल है करना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आप किसी का मर्डर करना चाहते हो कि इंटेंशन है, तो आप अगर जहर दे के किसी को मारना चाहते हो तो आप पहले उसको प्रिपेयर करोगे, माइंड में आपका इंटेंशन होगी, फिर उसके बाद आप उसको ख़रीद के लेके आओगे, ख़रीदोगे, उसकी प्रिपरेशन करोगे और आप उसको किस तरह से दोगे, ये सब चीज़ें, ये एक्ट जो है आप उसको दोगे किसी चीज़ में मिलाकर, तो ये सब एक्ट सीरीज़ ऑफ एक्ट का पार्ट हो जाती है। आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कमिट करते हो उस किसी भी क्राइम को, एक्ट करते हो उसके लिए, तो वो सीरीज़ ऑफ एक्ट में आ जाता है। यहाँ पर आप सब सेक्शन 2 एनिमल की डेफिनेशन बताता है। एनिमल्स मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है, यानी जीव जंतु से तात्पर्य मतलब यह है कि मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी है तो वो जीव जंतु में आएगा, मानव को छोड़ के, क्योंकि हाँ मानव में सोचने समझने की क्षमता होती है बट जीव जंतु में नहीं होती है, लेकिन इनमें सिमिलरिटी यह है कि दोनों में प्राण ऊर्जा यानी प्राण होते हैं, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। अब हम डेफिनेशन थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं। तो चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी 18 ईयर से जो भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है तो वो 18 वर्ष वो शिशु की कैटेगरी में आएगा, उसको शिशु माना जाएगा या चाइल्ड माना जाएगा, चाइल्ड की डेफिनेशन में वो आएगा। सब सेक्शन हम 4 देखते हैं तो वो काउंटरफिट की बात करता है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, intending by mean of that resemblance to practice deception or
knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। कूटकरण, इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। कूटकरण कोई व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, या यह संभावित जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कूटकरण है इसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कॉपी करता है, सादृश्य इस इरादे से करता है, इस आशय से करता है कि वह उस कॉपी से, उस सादृश्य से प्रवंचना करेगा, यानी कि धोखा करेगा किसी के साथ। प्रवंचना का मतलब यहाँ पे होता है कि आप किसी के साथ चीटिंग करते हो। तो वो जब आप इस इरादे से किसी चीज़ की कॉपी करते हो, जैसे कि नकली नोट होते हैं, आप नकली नोट देखते हो, तो वो एक तरह से यहाँ पे इसका प्रवंचना का काम करते हैं, डिसेप्शन। सो या यह संभाव्य जानते हुए, या फिर कोई व्यक्ति या तो इरादा रखता है, आशय रखता है, या फिर यह जानते हुए करता है किसी चीज़ की कॉपी कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। मतलब वो उसकी कॉपी भले ही आशय ऐसा ना रख रहा हो कि उससे वो प्रवंचना करे, बट वो जानता है कि अगर वो करता है तो इससे ऑब्वियसली अगर इसकी कॉपी की जाएगी तो कोई ना कोई उसका मिसयूज़ करेगा, प्रवंचना उसकी की जा सकती है, तो वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। यहाँ पे आपका इंटेंशन देखा जाएगा, और नेक्स्ट हम चलो आगे पढ़ेंगे उसको, हम आगे है वो चीज़ें, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई है इसमें। तो एक्सप्लेनेशन है हमारा, इट इज़ नॉट essential to counterfeiting that the imitation should be exact। स्पष्टीकरण एक हमारा कहता है, कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसे ही हो। काउंटरफिट यानी कि कूटकरण के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप हूबहू उस चीज़ की कॉपी करें, किसी चीज़ की कॉपी कर रहे हैं आप। कूटकरण के लिए बस इतना पर्याप्त होगा कि आप उसकी थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी अगर कॉपी होती है, और उससे कोई भी धोखा खा सकता है, कोई भी प्रवंचित हो सकता है, तो वो कूटकरण की डेफिनेशन में आएगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं, इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। व्हेन अ पर्सन कॉज one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by mean of that resemblance to practice deception, or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। Let's read in Hindi। न्यायालय, सॉरी यहाँ पे आ रही थी मैं एक्सप्लेनेशन 2 पर। जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य कर दे, और सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यहाँ से आप नोट करिएगा, जब तक कि प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सादृश्य बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभावित जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी।
तो यहाँ पर अगर आप काउंटर फिट करते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा कि आप प्रूव करें कि आपका ऐसा इंटेंशन नहीं था, आप ये चीज़ें नहीं जानते थे कि इससे प्रवंचना हो सकती है। कोर्ट तो ये मान के चलेगा कि आप दोषी हैं। कोर्ट यहाँ पे परज्यूम करके चलेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ टोटली आप पर है अगर आप करते हो। अब हम नेक्स्ट सबसेक्शन देख लेते हैं। सबसेक्शन 5 कोर्ट की बात करता है। ये डेफिनेशन क्लॉज हमारा 5 है। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज़ empowered by law to act judicially along और अ बॉडी ऑफ जज, यानी कि या तो वो अकेले कोई एक जज जो कि लॉ द्वारा एम्पावर है, यानी उसको पावर दी गई है टू एक्ट जुडिशली एक्ट करने के लिए, या तो अलॉन्ग या अकेले, या फिर बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशली। तो एक बार हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय, यानी कि न्यायाधीश का समूह, जो एक से अधिक न्यायाधीश होते हैं जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है, या तो वो जुडिशली एक्ट कर रहा है या वो विधि द्वारा उस कार्य करने के लिए एम्पावर्ड किया गया है। तो ये न्यायालय की डेफिनेशन में आएगा। न्यायाधीश से न्यायालय से हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि एक कोर्ट रूम होगा और रूम होगा जिसको हम न्यायालय बोलेंगे, बट यहाँ पे न्यायालय से मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे न्यायालय का मतलब न्यायाधीश से है, या फिर बॉडी ऑफ, मतलब एक से अधिक न्यायाधीश से है, जो कि एक पूरी वो बॉडी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी ऑफ जजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यायालय के डेफिनेशन में क्या आता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी रूम को न्यायालय बोलते हैं। यहाँ पर हम सबसेक्शन 6 देखेंगे। अब डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। मृत्यु का अर्थ बताया गया है जब तक कॉन्ट्रेरी ना हो, कॉन्ट्रेरी अपीयर नहीं होता है, प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है, तो मानव की मृत्यु से अभिप्रेत है। तो सिंपल ही है। यहाँ पर हम अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसेक्शन 7 डिसऑनेस्टली की बात करता है। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain टू अनदर पर्सन और wrongful लॉस टू अनदर पर्सन, यानी कि किसी एक व्यक्ति को तो एक फ़ायदा हो रहा है wrongfully, किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है wrongfully, दोनों ही wrongfully है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारी करे। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ मैं। सपोज़ दैट मैं अपना ले लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और मैंने उसको एक बुक गिफ्ट किया है, उसको ही पढ़ने के लिए मैंने दिया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी भी कोई फ्रेंड है, उसने क्या किया, उस बुक को उसको दे दिया।
और तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैंने उसको बुक दिया है, मेरा तो यहाँ पे रॉन्गफुली लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको दिया है वो, ना कि उस थर्ड पर्सन को जिसको उसने दिया है। तो वो जो थर्ड पर्सन है जिसको उसने, मेरी फ्रेंड ने बुक दिया है और उसको, तो वो रॉन्गफुली गेन कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है मेरी जो फ्रेंड है वो ऐसा कार्य करती है जो डिसऑनेस्टली में आता है। तो आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो कि किसी, आप अपने कार्य से किसी को तो रॉन्गफुली, मतलब जिसका हक नहीं है उसको आप दे रहे हो। अब उस जो फ्रेंड है उसका तो कुछ बीच में मैटर ही नहीं, मैंने इसको दिया था, इसने उसको दिया, तो उसको रॉन्गफुली गेन फ़ायदा हो रहा है और मुझे लॉस हो रहा है। तो आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और ये सिर्फ एक समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल था। अब हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। सबसेक्शन 8 मीन्स documents means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means, and includes electronic and digital record intended to be used, मतलब उसका इंटेंशन होना चाहिए यूज़ करने का, और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। लेट्स रीड इन हिंदी। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको किसी पदार्थ पर, पदार्थ माने कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पत्थर हो सकता है, कोई भी दीवार हो सकती है, कोई भी पेपर हो सकता है, किसी भी चीज़ पर आप उसको अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों के माध्यम से, साधनों द्वारा, उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा, या तो उनसे अक्षरों से या फिर उससे इन ये जो बताए गए हैं इनसे अधिक साधनों द्वारा आप अभिव्यक्त करते हो। यानी कि किसी चीज़ को आप उस चीज़ पर लिख रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो, अपनी व्यक्ति जता रहे हो, मतलब व्यक्त कर रहे हो अपने किसी भी चिन्ह के माध्यम से या अक्षरों के माध्यम से, जो कि इसमें बताया गया है, वर्णित किया गया है। या तो अभिव्यक्त किया गया है या वर्णित किया गया है। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है जो उस विषय को साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित है या उनका उपयोग किया जा सकेगा। यानी कि इसमें जो इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख, यानी कोई भी अगर फ़ोन है इलेक्ट्रॉनिक हमारा, आप फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हो, कोई ऐसा चैट या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रखते हो जिसको आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे इंटेंशन है, आशय है कि उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाए या उपयोग किया जा सकता है या सकेगा कभी को, तो आप उसी तरह, उसी इरादे से, उसी इंटेंशन से उसको रखते हो अपने फ़ोन में। तो ये हमारा दस्तावेज की डेफिनेशन में आएगा। हम इसका स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। It is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court or not। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक, चिन्ह बनाए गए हैं, या कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। यानी कि तत्वहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो किस साधन द्वारा बनाया गया है या किस पदार्थ पर, किस पेपर पे या फिर किस दीवार पर या किस चीज़ पर लिखा गया है। ये इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, बस वो एक होना चाहिए, मतलब साक्ष्य के तौर पे उसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित, मतलब कोई न्यायालय किसी न्यायालय के लिए वो साक्ष्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। यानी इसका कोई मतलब नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट को
या जो भी बनाया गया है उसे किसी चीज़ के द्वारा बनाया गया है, या फिर किस पदार्थ पर लिखा गया है या उकेरा गया है या एक्सप्रेस किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये इसका भी कोई मतलब नहीं है कि वो न्यायालय के लिए वो साक्षी के तौर पे काम करता है या नहीं करता, या फिर उसको साक्षी के तौर पे उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो एक डॉक्यूमेंट है तो है, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ओके, यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको। अब हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ 10 तक कर लेते हैं, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा फिनिश हम कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन है हमारा, ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which may be used as evidence of the contract is a document। किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा दस्तावेज है। अब दस्तावेज के नाम दिए गए हैं, मैं पढ़ लेती हूँ, आप देख लीजिएगा। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि ये एक जो चेक है जो कि बैंकर पर है, उसको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। तो बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज के अंतर्गत आता है। उसी तरह से नेक्स्ट है, अ पावर ऑफ अटर्नी इज़ अ डॉक्यूमेंट। मुख्तारनामा बोलते हैं हम पावर ऑफ अटर्नी को। तो पावर ऑफ अटर्नी हमारे डॉक्यूमेंट में आता है। अ मैप और प्लान विच, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। अ मैप और plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document। मानचित्र या रेखांकन जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सकेगा दस्तावेज है। यानी कि कोई भी अगर आप मानचित्र बनाते हो, कोई भी ऐसा रेखांक करते हो, यानी कि मैप और प्लान बनाते हो, और उससे साफ पता चल रहा है कि वो एक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो वो एक दस्तावेज है। कोई भी मैप, इसमें मैप आ जाएगा, इसके अंदर में पूरा प्लान आ जाएगा कोई भी। अब हमारा एक और पॉइंट है, अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस इज़ अ डॉक्यूमेंट। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो दस्तावेज, यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई ऐसा लेख है, ठीक है, जिसमें निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है या अनुदेश दिया गया है, तो वो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो वो दस्तावेज की डेफिनेशन में आएगा। इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है ये हमारा। Whatever is expressed by mean of letter, figures or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may be not be actually expressed। हम इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। आई होप गाइज यू ऑल आर एबल टू सी दिस क्लियरली। अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह दस्तावेज में अभिव्यक्त न भी किया गया हो।
तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अक्षरों अंकों के चिन्हों द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक, यानी कि कोई भी वाणिज्यिक, यहाँ पे एक वर्ड था मर्केंटाइल, इसी को ही यहाँ पे वाणिज्यिक किया गया। मर्केंटाइल मतलब बिजनेस से रिलेटेड कार्य वाणिज्य को बोलते हैं, या अन्य प्रथा के अनुसार अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है। वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसा अक्षरों अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त नहीं किया गया है। यानी वो एक प्रजम्पशन है, अभिव्यक्त समझा जाएगा चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना हो। यानी कोई चीज़ है जिसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं बट वो अभिव्यक्त नहीं किया गया है, किसी प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वो ऑटोमेटिक, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको हम ये ठीक है अभिव्यक्त समझेंगे। इसका एक बार इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए। writes his name A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by mercantile uses business purpose से is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and shall be construct in the same manner as if the words pay to the holder or words to that effect had been written over the signature. यहाँ पे इंडोर्समेंट वर्ड आ रहा है। इंडोर्समेंट मतलब जब कोई चेक है उसको हम किसी होल्डर जिसको हमें देना है उसको हम देते हैं सिग्नेचर करके, तो हम एक तरह से इंडोर्स करते हैं, उसको इंडोर्स कर रहे हैं, उसको देना बोलते हैं एक तरह से। जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। के एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार दे है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ इसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करे। शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन दिया गया है, यानी कि बस उस पर एक नाम, अपना नाम लिख देता है वो विनिमय पत्र, यानी कि जो भी एक्सचेंज और बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके पीछे अपना नाम लिख देता है। तो उसके लिए एक प्रथा चलती है वहाँ पे, तो उसके अनुसार उसे कोई बहुत ज़्यादा वो उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है उसको स्पेसिफाई, तो वो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि उसको पेमेंट कर दिया जाए विनिमय पत्र का। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस हम इसका 2 डेफिनेशन और देखेंगे, उसके बाद हम कल इसको फिनिश करेंगे। सबसेक्शन 9 है हमारा फ्रॉडुलेंटली means doing anything with the intention to defraud but not otherwise। कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। कपट का यहाँ पे मतलब होता है, इसको जिस तरह से दिया गया है तो इसको साबित करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जैसे कि कोई कपट करने का आशय रखता है, ये इसको साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल डेफिनेशन देख लेते हैं।
कपटपूर्वक यानी कपट करने के आशय से कोई कार्य करना विपरीत है। कोई अगर कपट करने का आशय रखता है, छल करने का आशय रखता है और कोई ऐसा कार्य करता है, इस आशय से करता है वो कार्य, तो वो कपटपूर्ण कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाएगा। यहाँ पे सब सेक्शन 10 जेंडर की बात करता है। द प्रोनाउन ही एंड इट्स derivatives the pronoun he and its derivatives are used of any person, whether male, female or transgender. Let's read in Hindi. लिंग, पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो या उभयलिंगी हो, यानी कि थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ही वह से मतलब, और यहाँ पर ही से मतलब, तो ही से मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मेल को हम इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर पुरुष भी होता है, महिला भी होती है, उभयलिंगी यानी कि थर्ड जेंडर भी होता है, ट्रांसजेंडर भी होता है। अब हम इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। स्पष्टीकरण हिंदी में देखते हैं इसका। उभयलिंगी का यहाँ पे ट्रांसजेंडर का अर्थ बताया गया है। उभयलिंगी का वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, इसका ट्रांसजेंडर से संबंधित एक अधिनियम है जो 2019 का है, और जिसकी धारा 2 खंड टय यानी कि के जिसका है क्लॉज, इसकी बात करता है ट्रांसजेंडर की। तो यहाँ पे उसका मीनिंग इसी से लगाया जाएगा जो इस एक्ट में दिया गया है 2019 के सेक्शन 2 के क्लॉज के में। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, और तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर इसकी आगे की आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि ये वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं कल। बाय बाय।